हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम वापस से क्लास 12 के जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में राजनीति, उसमें हमारे जो पहले हमने देख लिया इसमें कि किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी, उसके विघटन के कारण क्या थे और उनका परिणाम क्या निकला। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, दूसरी दुनिया का विघटन हो गया। कौन सी दुनिया थी ये? दूसरी दुनिया। जब इस दूसरी दुनिया का विघटन हो गया, उसके बाद क्या स्थिति सामने आई? क्योंकि जो भी सोवियत संघ के गठबंधन में जो थे वो सभी गणराज्य स्वतंत्र हो गए, उनकी खुद की पॉलिसी हो गई। अब क्या था, साम्यवादी शासन के बाद एक नई व्यवस्था सामने आई, वो थी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। कि पहले तो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाओ और उसके बाद उसका इलाज कर दो, तो ये क्या कहलाई? शॉक थेरेपी। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले शॉक थेरेपी में क्या हुआ। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर चले, और जो ये इनका काल था जब ये सत्तावादी थे, क्योंकि सत्तावादी किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में होने के कारण, पार्टी की सत्ता में होने के कारण एक ही पार्टी का साम्राज्य था और समाजवादी व्यवस्था थी। इसको छोड़ करके जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में गए, कौन सी व्यवस्था में गए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि पश्चिमी जो यूरोप था उसमें कौन सी व्यवस्था चल रही थी? लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था। और जब इस व्यवस्था में गए तो जो ये पीरियड था इनका बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि एक तरीके को छोड़कर हम जब दूसरा तरीका अपनाते हैं तो उस तरीके में हमें डिफिकल्टीज तो आती हैं, कठिनाइयां तो आती है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का शासन के जो ये आदी हो चुके थे, उसको छोड़ करके जब ये लोकतंत्र की तरफ गए और उसमें भी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ गए, तो उनको ये संक्रमण काल बहुत ही टिपिकल लगा। और इसी दौरान हुआ रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूरे यूरोप के देशों में एक नया मॉडल जो था पूंजीवादी व्यवस्था मॉडल, उसको अपनाया गया और उस मॉडल का नाम क्या दिया गया? शॉक थेरेपी। क्या नाम था उस मॉडल का? शॉक थेरेपी। और ये शॉक थेरेपी जो मॉडल था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतरराष्ट्रीय बैंक मुद्रा कोष के माध्यम से इन देशों के प्रति अपनाया गया। क्योंकि अभी तक इस मॉडल में थे साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था, या कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के मॉडल, एक पार्टी के शासन के अधीन चल रहे थे, और अभी इन्होंने एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है। और इस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक नया मॉडल जारी कर दिया, और वो मॉडल क्या था? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। जो अभी उनको आघात लगा हुआ था, सत्तावादी व्यवस्था से छुटकारा जो उन्होंने पाया था, उस आघात के बाद अब उनको क्या करना? उनका उपचार करना, उनको सहयोग देना। तो ये मॉडल था, और ये मॉडल इन लोगों ने अपनाया, इन देशों ने अपनाया। रूस ने अपनाया, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप। हमें पता है पूर्वी यूरोप पर किसका कब्जा था? सोवियत संघ का। ये मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रही हूँ बार बार, क्योंकि ये वर्ल्ड राजनीति है, वर्ल्ड पॉलिटी है, और इसमें हमें कई बार भूल जाते हैं, तो हमें रिकॉल रहेगा तो याद हो जाएगा, और ये हम कहीं भी मात इसमें नहीं खाएंगे। जैसे हमें भारतीय राजनीति अच्छे से याद हो जाएगी, वैसे ये भी हमारे लिए सामान्य बन जाएगी। तो पूर्वी यूरोप पर किसका कब्जा था? सोवियत संघ का। और सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया, और इन देशों ने किसकी पॉलिसी को अपना लिया? पश्चिमी यूरोप की या पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ना था इस मॉडल का काम। जितने भी अभी समाजवादी व्यवस्था से या सत्तावादी व्यवस्था से अभी जो सोवियत संघ या पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्र जो थे वो निकल के आ रहे थे, और उन सबको किसकी तरफ मोड़ना था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ना था।
ये इसका काम था ताकि सारे राष्ट्र एक निजीकरण में जिए और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले, ताकि इसका वर्चस्व यहाँ कायम हो जाए। तो ये इसका शॉक थेरेपी का मॉडल था, शॉक थेरेपी का कार्य था कि आधार पर इनको मोड़ना था। अर्थात शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व क्या होना चाहिए, निजी स्वामित्व। अभी तक इन्होंने क्या देखा था, समाजवादी व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक या सामूहिक, सामूहिक कह सकते हैं हम, सामूहिक व्यवस्था। अब सामूहिक व्यवस्था को छोड़ करके इन्होंने निजी व्यवस्था को अपनाया और निजी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि जब तक निजी व्यवस्था नहीं होगी पूंजीवादी व्यवस्था नहीं पनपेगी और निजी से क्या होगा, ज्यादा विकास होगा। और इस व्यवस्था के कारण शॉक थेरेपी के आधार पर इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई कि मान्यता किसको दी कि मिल्कियत किसकी होनी चाहिए, कब्जा किसका होना चाहिए, पूंजी निजी व्यवस्था का, पूंजी पर निजी व्यवस्था का, यानी कि उद्योग है, खेती है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उन सब पे, यानी कि जितना भी हो सके निजी को देना। उद्योग अगर हम निजी में देंगे तो उसका विकास ज्यादा होगा, खेती को अगर हम निजी में देंगे तो उसका विकास ज्यादा होगा। और ये इससे शॉक थेरेपी का मॉडल का एक रूल था कि इन्होंने स्वामित्व दिया निजी को, न कि सार्वजनिक को या सामूहिक को। जिस प्रकार हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी एक सत्तावादी एक पार्टी थी और यहाँ समाजवादी व्यवस्था थी, और समाजवादी व्यवस्था के कारण यहाँ कैसी व्यवस्था होगी, एक समूह की व्यवस्था हो गई। इस आधार पर ये नहीं हो पाया और इन्होंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगला जो था, शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति रुझान को बदलना। जो बाहरी रुझान था इनके पास, अभी एक सत्तावादी व्यवस्था से अपने आप को छुटकारा इन्होंने पाया था, साम्यवादी व्यवस्था से इन्होंने अपने आप को छुटकारा पाया था, और इस व्यवस्था के प्रति इनका रुझान चेंज करना शॉक थेरेपी का एक कार्य था, ताकि ये इनका रुझान किसकी तरफ हो जाए, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। अगला, मुक्त व्यापार को अपनाना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक मुक्त व्यापार नहीं होगा तब तक पूंजीवादी व्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। तो शॉक थेरेपी का ये भी कार्य था कि सभी देशों को, जितने भी पूर्वी राष्ट्र थे, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे के देश और मध्य एशिया, एक मिनट, मध्य एशिया, ये इन राष्ट्रों में किसको अपनाना, मुक्त व्यापार को अपनाना। तो ये इसकी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा, शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम किस प्रकार शॉक थेरेपी जो मॉडल अपनाया गया पूर्वी पश्चिमी देशों के अकॉर्डिंग, पूर्वी यूरोप के देशों में, तो उसका क्या इस शॉक थेरेपी का परिणाम निकले, वो अभी हम वापिस इसे समझेंगे कि आघात पहुंचाकर जो उपचार किया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, इन्होंने कि किस प्रकार शॉक थेरेपी के परिणाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, सबको पता ही है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके क्या परिणाम निकले, क्या ऐसे परिणाम थे जिनके कारण ये सामने आई। तो सबसे पहले शॉक थेरेपी से जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी जो तहस नहस हो गई। किस प्रकार तहस नहस हुई, क्योंकि हमें बताते हैं सोवियत रूस की जो सोवियत संघ की जो स्थिति थी वो कैसी थी, सामूहिक स्थिति थी, साम्यवादी स्थिति थी, समाजवादी व्यवस्था थी,
और समाजवादी व्यवस्था होने के कारण अब शॉक थेरेपी से कैसी व्यवस्था आ गई, पूंजीवादी व्यवस्था ने जोर पकड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जोर पकड़ा, तो ये जो व्यवस्था थी क्या हो गई, तहस नहस हो गई। अर्थव्यवस्था एक तरह से डगमगा गई क्योंकि अब नए सिरे से वो अर्थव्यवस्था बनेगी। तो ये रहा। उसके बाद रूस का जो राज्य नियंत्रित उद्योग था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी, सार्वजनिकरण था, और सार्वजनिकरण होने के कारण सारे उद्योग या जो भी बड़ी व्यवस्थाएं थी सब किसके अधीन थी, राज्य के अधीन थी, राज्य के नियंत्रण में थी। अब वो उद्योग ढांचागत था, उनका जो ढांचा था वो चरमरा गया। क्यों चरमरा गया? क्योंकि अब जो था निजीकरण में दे दिया गया, और निजीकरण में जाने के कारण राज्य नियंत्रण समाप्त हो गया और ये बिल्कुल ही चरमरा गया। अगला, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहलाया, क्योंकि जब राज्य नियंत्रित उद्योग थे उनको क्या किया गया भाई, जनता में बेच दिया गया, यानी कि निजीकरण हाथों में बेच दिया गया। अब जब उनको बेचा गया तो उनको औने पौने दामों पर या सस्ते दामों पर उनको बेच दिया गया। सस्ते दाम मिले, जिसको भी अच्छा लगा, जिसने भी दबाव बनाया, जिसने भी लालच दिया, उनको वो कंपनियां, उद्योग सौंप दिए गए, उन व्यक्तियों को वो उद्योग सौंप दिए गए। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से राज्य को या जो उसके सोवियत संघ के देश थे उनको क्या लगा, घाटा लगा, और घाटा लगने के कारण इसको विश्व इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया गया, क्योंकि सारे उद्योग धंधे थे या जो भी फैक्ट्रीज कंपनीज थी वो उसको औने पौने दामों में दे दिया गया, और ये एक राज्य के लिए सबसे बड़ा घाटा साबित हुआ, और इसीलिए इसको सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद अधिकार पत्रों की कालाबाजारी, ऐसा नहीं है कि ऐसा कहा गया था कि सभी उद्योगों को ऐसे दे दो, नहीं, इसके लिए नियम बनाया कि उन्हीं को, नागरिकों को वो उद्योग मिलेंगे जो उस देश का है। तो अधिकार पत्र उनको दे दिया गया नागरिकों को, लेकिन क्या हुआ, इन अधिकार पत्रों की क्या होने लगी, कालाबाजारी होने लगी। जो ज्यादा पैसा दे देता और वो क्या करते, उन अधिकार पत्रों को उनको दे देते, यानी नागरिक को जो कोई वैसे ही पैसे मिल जाते तो वो सोचता क्या मुझे उद्योग का करना है, मैं अपने अधिकार पत्र इसको दे देता हूँ, और वो उससे कुछ अमाउंट ले लेता। तो ये कालाबाजारी इससे हुई और इन अधिकार पत्रों का क्या किया गया, दुरुपयोग हुआ। तो ये भी किसके कारण हुआ, शॉक थेरेपी के कारण हुआ। फिर रूसी मुद्रा जो थी उसको रूबल, रूसी मुद्रा क्या, रूबल, उसके मूल्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई थी, जो उद्योग थे वो चौपट हो रखे थे, राज्य की स्थिति भी डामाडोल हो रही थी, अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो रही थी, इसलिए इसके रूबल में भी गिरावट आई। अगला, मुद्रास्फीति का बढ़ना। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जो जमा पूंजी थी, लोगों ने जो जमा कर रखा था वो समाप्त हो गई, लोगों की, नागरिकों की जमा पूंजी भी जाती रही, और ये जब मुद्रास्फीति इतने जोर से बढ़ी। अगला, सामूहिक जो खेती होती थी, हमें पता है सामूहिक खेती, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था थी, और समाजवादी व्यवस्था के कारण जो खेती थी वो सार्वजनिक थी, यानी कि राज्य नियंत्रित थी, सामूहिक थी। अब उसका क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसको भी किसमें दे दिया गया, निजीकरण में दे दिया गया। और जो ये सारी व्यवस्थाएं थी, हालांकि पूंजी को लेकर के, पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर के सभी नागरिक उत्साहित थे और सभी ने इसमें अपना सहयोग भी दिया, ताकि देश का जो पश्चिमी यूरोप है उसकी तरह विकास हो सके, पूर्वी यूरोप के देशों का, और हम भी लोकतंत्र का आनंद ले सके। या लेकिन हुआ क्या कि जो ये शॉक थेरेपी ने लोगों को जो लालच दिया था कि तुम्हें क्या आनंद लोक मिलेगा या उपभोग का ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी, परंतु ये ऐसा नहीं कर पाया, और सार्वजनिक खेती थी उसको भी निजीकरण में देने के कारण अर्थव्यवस्था वैसे भी चरमरा गई, और यहाँ इसका भी घातक परिणाम निकला। उसके बाद एक और पॉइंट जो है, अमीर गरीब के बीच में तीखा विभाजन। हम भी जानते हैं कि प्रतियोगिता होती है, उसमें क्या होता है, जो अच्छा होता है वो ही निकल जाता है, बाकी तो सब रह ही जाते हैं। तो ये भी यहाँ भी ऐसा ही था। निजीकरण में जब उद्योग चले जाएंगे तो जो अच्छा जानकार होगा, जिसकी अच्छी
इंटेलिजेंसी होती है, जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के कारण जो मंदबुद्धि होते हैं या जिनका विकास नहीं हो पाता है, उनको क्या कर देंगे, वो पीछे छोड़ देंगे। और इस पीछे छोड़ने के चक्कर में ही क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वो अपनी बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ गए और गरीब लोग गरीब होते चले गए। तो ये जो रूस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इसके आधार पर क्या हुआ, अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते चले गए। अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी या विभाजन था, विभाजन बढ़ता चला गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थे जो शॉक थेरेपी के कारण उस समय सामने आए परिणाम, लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी क्या है, थेरेपी क्या है, तो सबको पता चल गया क्या है और इसके क्या परिणाम निकले। एक तरह से सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी और जो देश थे पूर्वी यूरोप के, उन लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। ये 20 साल के लगभग वो अपने विकास में पिछड़ गए और इसके बाद उनका विकास हम कह सकते हैं स्टार्ट हुआ। परंतु व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सुधार करने के लिए ही आती हैं। हो सकता है इससे ज्यादा बड़ा सुधार लिखा हो। आगे का जो हमारा 2 पॉइंट और रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।